आइए आज हम लोग चैप्टर 31 ही है ना, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। कुछ चीजें रह गई हैं, देख लेते हैं उसको। चार सौ 6 से 412 जितने भी केसेस लॉन्च होंगे, आप जानते हैं इंक्वायरी और ट्रायल का अपना एक जुरिस्डिक्शन है, जो हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 13 में। और चैप्टर 13 के हिसाब से कोई भी इंक्वायरी और ट्रायल जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वही होगा। ट्रांसफर की नौबत क्यों आ गई? हम केस ट्रांसफर करने जा रहे हैं। दो चीजें देखनी है, पहले ये कि ट्रांसफर क्यों, और दूसरा ये ट्रांसफर के लिए ऑथराइज्ड है कौन, कौन लोग हैं जो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की जरूरत क्यों? आप केस या इंक्वायरी जो भी था आपका एक प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में पहुंच चुका है। अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरे केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, या कोर्ट खुद भी सो मोटो कर रही है। क्यों? अच्छा, मान लीजिए आप सेशन जज हैं और आपके यहाँ कोई ऐसा मुकदमा आता है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति एक्यूज है जो हाई कोर्ट के जज का रिलेटिव है। कितनी चांसेस है फेयरनेस की? %5। चांसेस क्या है? अभी आपके पास हाईकोर्ट के जज का फोन आएगा रात में कि मेरा केस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या करेंगे आप? कहेंगे कि सर हम तो देख ही रहे हैं, क्या के लिए कष्ट किए अपने फोन को। तो उन्हें अच्छी बात है, थोड़ा सा छुट्टी मना लो। तो जो प्रेशर होता है हायर जुडिशरी का, वो एक एस्पेक्ट है। इस एपिसोड से क्या निकला कि जहां फेयरनेस की या जहां बायसनेस की गुंजाइश हो, जैसे फेयरनेस नहीं हो, एक संभावना ये बनती है या जज बायस्ड हो जाए। मान लीजिए आप ईमानदार हैं तो नहीं पक्ष में जाएंगे, लेकिन अगर ईमानदार नहीं हुए तो तब तो जस्टिस बहुत दूर हो जाएगी। तो एक ये कारण है। और क्या कारण हो सकता है? ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहां एक्यूज्ड हो या जहां विटनेस हो, उनसे कोर्ट काफी दूर पड़ता हो, तो ट्रांसफर कर दिया जाए। या फिर न्याय के हित में। न्याय के हित में क्या? एक तो ये एपिसोड था कि न्याय इसी तरह होगा कि इस मामले को यहां से हटा देते हैं। तब यानी जब भी ऐसी संभावना बनती है तो हम केस को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करके कहां भेजेंगे? वो भी स्थिति तो नहीं है ना, क्योंकि हमने तो देख लिया चैप्टर 13 में कि इंक्वायरी और ट्रायल का सिस्टम जो है वो उसी कोर्ट में होगा, दूसरा कोर्ट नहीं कर सकता है। और जो कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 461 L M सब मौजूद है।
तो इन सब परिस्थितियों में जब जरूरत पड़ जाए कि ट्रांसफर करना है तो कोर्ट सो मोटो भी कोर्ट के खुद के, जैसे आप बहुत ईमानदार हैं तो आप अपना एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं कि फिलहाल इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, या जो इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकता है? पक्षकार, हितबद्ध पक्षकार कौन हो सकता है? मान लीजिए हमें कुछ ऐसी बातें मिली जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया। एज ए गुड सिटीजन हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं। एफआईआर तो कोई भी लॉन्च कर सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम भी इंटरेस्टेड पार्टी हो गए। ये सभी एपिसोड होने पे कौन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और डीएम, एसडीएम माने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ, बचा कौन? हमें तो लगता नहीं कोई बचा। जब इन सबको हम ऑथराइज कर रखे हैं कि आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो कोई बचा? इस हायरार्की में अब कहाँ कोई बचा? ये सभी लोग ऑथराइज्ड हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास ही, क्योंकि अब इसको ही ट्रांसफर या कहीं से मंगवाएगा कहाँ से? इसको जहां पावर होगी वहीं ना भेजेगा। तो कोर्ट ये हैं जो ट्रांसफर करने के लिए जिनके पास ऑथोरिटी है, और इनसे रिलेटेड ही सेक्शन हम लोग देखेंगे। पहला जो सेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट कब किसी केस को या अपील को, दोनों स्थितियों में ट्रांसफर करेगा? देखिए, जब इस सुप्रीम कोर्ट की चर्चा चलेगी तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भी चर्चा आएगी, क्योंकि उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। यहाँ से हम लेंगे सेक्शन 406 एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे 139A। अगर कहता है कि न्याय के हित में जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देगा। कहां से कहां? आप जानते हैं कि एक स्टेट में होता है हाई कोर्ट, दूसरे स्टेट में भी होता होगा हाई कोर्ट। अब इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, इसके भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। तो मामला जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक भेजना है, तब सुप्रीम कोर्ट के पास ही अथॉरिटी है, क्योंकि एक हाई कोर्ट अपने केस को दूसरे हाई कोर्ट में नहीं भेज सकता है। क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन कंसर्निंग स्टेट तक ही है।
और हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। तो कोई भी केस है जिसमें अगर न्यायाधीश में जिसको ट्रांसफर करना है, क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ से इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट को भेज सकता है। इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी भी कोर्ट के हो सकता है इक्विवेलेंट जुरिसडिक्शन के कोर्ट में भेज दें, हो सकता है सुपीरियर जुरिसडिक्शन के कोर्ट में भेज दें, हो सकता है इंफीरियर जुरिसडिक्शन के कोर्ट में भेज दें। ये कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये तो इसका पावर हुआ। प्रोसेस क्या होगा, एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, किसके द्वारा, या तो जो हितबद्ध पक्षकार है यानी इंटरेस्टेड पार्टी, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल, चूंकि इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ होता है, कहाँ होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल में होता है, और एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है। तो इनके एप्लीकेशन पे या फिर एग्रीव्ड पार्टी जो भी है उसके एप्लीकेशन पे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं होगा, उसके साथ एफिडेविट होगा या एफर्मेशन होगा। क्या फर्क होता है इन दोनों में, शपथ या प्रतिज्ञान? देखिए, जब मामला ट्रांसफर हो रहा है और आवेदन दे रहा है एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, तब उसको ना तो एफिडेविट देने की ज़रूरत है ना अफर्मेशन देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई और है तो वो इस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट या अफर्मेशन देगा। किनको देने की आवश्यकता है, एफिडेविट या अफर्मेशन? ये हम पूछ रहे हैं, क्या फर्क होता है दोनों में? शपथ या प्रतिज्ञान, ये लिखा हुआ है ना। देखिए, जो लोग कसम खाते हैं वो लोग शपथ पत्र देते हैं या शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। जो लोग कसम नहीं खाते हैं वो लोग भूखे रहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, वो लोग अफर्मेशन देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग जो बात कहते हैं अपने ईमान से कहते हैं। बाकी तो कहते हैं कि हम गीता की शपथ लेते हैं, कुरान की शपथ लेते हैं, शपथ पत्र पे ऐसा कहते हैं। और जो बाकी नहीं खाते हैं वो कहते हैं हम अपनी ईमान से ऐसी बात कहते हैं। तो जो ईमान से बात करेंगे वो एफर्मेशन करेंगे, और जो शपथ पे बात करेंगे वो एफिडेविट देंगे। और एफिडेविट किस हिसाब से दी जाएगी, जो प्रोविजन है 297 में उसके हिसाब से एफिडेविट दी जाएगी। और आपने आवेदन तो दे दिया, अब हमको ये लग रहा है कि आवेदन खारिज कर देना चाहिए क्योंकि ये तंग करने वाला है या बहुत ही तुच्छ है। तो आपको मतलब ऐसे ही छोड़ दें हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समय आप लिए हैं। तो सेकेंड पार्टी जिसने इसका विरोध किया है उसको कंपनसेशन दिलवाएंगे, और ये कंपनसेशन की अमाउंट कितनी होगी, 1000 रुपये से अधिक नहीं। कुछ भी हो सकता है लेकिन 1000 रुपये से अधिक नहीं। ठीक है।
हाईकोर्ट के कंसर्निंग प्रोविजन है 407। देखिए हाईकोर्ट को किस चीज के लिए यकीन दिलाया जा रहा है। पहला ये कि आपका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहाँ जो इंक्वायरी या ट्रायल है वो फेयर नहीं हो सकता है, या होगा तो बायस्ड होगा। और या तो कोई बहुत ही असाधारण कठिन विधि प्रश्न उत्पन्न होने वाला है। असाधारण कठिन विधि प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जो अनयूजुअल है और काफी डिफिकल्ट है। तब ये मामला किसके द्वारा सुना जाए? अभी तो ये दो ही कंडीशन है, और कंडीशन हो सकता है कि किसी और प्रोविजन के तहत यह मामला भेजा जाए। और वो प्रोविजन कौन सा है? जब हम असाधारण विधि का कठिन प्रश्न बोल रहे हैं तो याद कीजिए जिस वक्त हम रेफरेंस पढ़ा रहे थे, हमने क्या कहा था? तो उस मजिस्ट्रेट को अचानक से ख्याल आ गया कि जो भी है पेंडिंग हमारे पास केस, उसमें कोई वैसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका निष्पादन जरूरी है हाईकोर्ट के लिए। और क्या है वो? या तो एक्ट, रेगुलेशन या फिर ऑर्डिनेंस, जो भी है उससे कंसर्निंग वो इनएनफोर्सेबल है या इनवैलिड है। तो हम कहाँ रेफरेंस करवाते थे? 395 के तहत हाईकोर्ट में ही ना, और तो कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं था। रेफरेंस तो ऑलवेज हाईकोर्ट। और जब ऑप्शनल रेफरेंस था तो सेशन कोर्ट या सेशन कोर्ट, यस, हाँ, वो क्या कर सकता था? चाहे तो भेज दे या चाहे तो स्वयं कर ले। तो दो जगह आ गया, या तो हाईकोर्ट चला जाए मैटर, या फिर सेशन कोर्ट में अगर मामला है तो खुद ही सुन ले या हाईकोर्ट भेज दे। तो यहाँ भी वही स्थिति बन रही है, या फिर पक्षकारों को जहां सुविधा हो, या फिर वही लास्ट हर वक्त का एक ही मास्टरपीस कि न्याय के हित में ऐसा करना उचित है। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो ये हाईकोर्ट क्या करेगा? कहाँ ये भेजेगा? देखिए और जरा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कहाँ? 177 से 185 तक के जो प्रोविजन हैं उसके अलावा लेकिन किसी अन्य तरह से वो कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं। क्या मतलब हुआ इसका? हम तो देख ही रहे थे चैप्टर 13 में कि कहाँ कहाँ ये मामला जाएगा। ये चैप्टर 13 का ही प्रोविजन है 177 से 185। तो जब जुरिसडिक्शन में है तो कह रहा है वहां नहीं भेजना है, वहां तो पहले ही केस था, इसलिए वहां कहां से भेजेगा? वहां तो केस था ही ऑलरेडी। अन्य किसी तरह से कॉम्पिटेंट है का मतलब? यानी जो आपका शेड्यूल है और जहां उस कोर्ट को ट्रायल किया जा सकता है, कहां से देखते हैं किस कोर्ट में ट्रायल है? शेड्यूल शेड्यूल फर्स्ट में कहां देखते हैं? लास्ट कॉलम या कॉलम 6, ठीक है, वहीं देखते हैं, वहां भेज देगा। या फिर किसी भी कोर्ट को ट्रांसफर कर दे जो वो सुन सके, या कोई विशेष मामला है तो सेशन कोर्ट को तुम सुनो, या फिर
कहेगा कि मेरे पास भेजो और मेरे सामने विचारण करो। हाईकोर्ट खुद अपने पास मंगवा रहा है। आप बताइए, तो जब हाईकोर्ट में विचारण होता है, ट्रायल होता है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सेशन ट्रायल की प्रक्रिया। और सेशन ट्रायल में कौन सी? सेशन ट्रायल तो वो ट्रायल है, बाकी तो दो ही तरह का ना हुआ, एक तो वारंट मामला या फिर कंप्लेंट पे। किया जाता है ना। हाँ, आप जरा 474 पढ़िए और देखिए उसमें कुछ खास बात लिखी है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और जब 474 पढ़ लीजिएगा तो 407 का 8 भी पढ़िएगा, सब सेक्शन 8। कुछ कह रहा है 474 में? बस मार्जिनल नोट्स के अलावा भी पढ़िए। अन्यथा किया जाता है ना। अन्यथा का मतलब 407 का 8 पढ़िए। क्या कहता है कि जिस कोर्ट में जो ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी वही कोर्ट अपनाई जाएगी हाई कोर्ट में। मतलब क्या हुआ? हाई कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन सेशन ट्रायल होगा या नहीं होगा यह डिपेंड करता है कि पिछले कोर्ट में कौन सा ट्रायल चल रहा था, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि जब भी हाई कोर्ट में होगा सेशन ट्रायल अपना लिया जाएगा। जिस कोर्ट से मामला ट्रांसफर होके गया है और वो जिस स्थिति में था, जिस कोर्ट में ट्रांसफर था, और वहां जो प्रक्रिया अपनाई जाती वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए जब 474 की स्टार्टिंग है तो वो भी कह दे रहा है इस चीज को। यहाँ क्लियर है? आगे बढ़े? कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। बात की स्थिति फिर वही है, या तो निचला कोर्ट आवेदन कर रहा है, या कोई हितवत पक्षकार है, इंटरेस्टेड पार्टी है, या कोर्ट सो मोटो। 3 कंडीशन में ये इसके पास आ जाएगी ये शक्ति कि हम ट्रांसफर कर दें। अगर एडवोकेट जनरल ने किया है आवेदन तो उनको न सिर्फ डेविड देने की जरूरत है और न ही अफर्मेशन देने की जरूरत है। एक चीज समझ लीजिए कि अगर किसी सेशन कोर्ट में मामला है और वहां से हम हाई कोर्ट भिजवाना चाह रहे हैं तो पहले हमें सेशन कोर्ट में आवेदन करना होगा, और सेशन कोर्ट जब इस आवेदन को रिजेक्ट कर देता है तब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। क्या समझे? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट तो सेशन कोर्ट भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। यहाँ पे कोई मामला हम भेजना चाह रहे हैं हाई कोर्ट, मतलब इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो हम क्या करेंगे? पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे। सेशन कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देगा हमारे एप्लीकेशन को तब हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे। देखिए उसका परंतु पढ़िए।
पढ़ लिया। आवेदन अगर एक्यूज्ड ने दिया है, वो चाहता है कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए। जज साहब रोज डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुमको तो हम फांसी पे ही चढ़ा के छोड़ेंगे। मान लीजिए अगर ऐसी बात कह दी है, तब तो समझ गया कि जज बाज़ हो गया। अब मेरी बात कहाँ से सुनेगा? ये तो पहले ही से जजमेंट लिख के बैठा हुआ है। अगर ये आवेदन देता है तो 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला ये कि जो एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में पहुंचने से पहले पीपी को 24 घंटे पहले मिल जाना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको ये एप्लीकेशन की एक कॉपी 24 घंटे पहले मिल जानी चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है पीपी ऑब्जेक्शन करे, इसलिए उसको पहले आप दीजिए अपनी कॉपी। और दूसरा, ₹1000 का जो हम आपको हिसाब किताब लगाएंगे, अगर हमने आपका रिजेक्ट किया तो बेहतर है कि आप बॉन्ड भर दो पहले। कि अगर एप्लीकेशन तुच्छ कारणों से या तंग करने वाला हुआ तो जो हम उस पक्षकार को कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे उसके लिए आप बॉन्ड पहले भर दो। 407 का 4 ये कह रहा है ना। ये मामला जाने में तो समय लगेगा, इसके सुनवाई में समय लगेगा। इस बीच क्या हो, यहाँ मामला जहाँ से ये ट्रांसफर होने वाला हो इस पे स्टे लगा दें। जी, इस पे स्टे लगा दीजिए अगर आपको उचित लगता है तो। लेकिन ये स्टे लगाने का पावर हमने किसको दे रखा है? हाई कोर्ट को। उस कोर्ट को नहीं जहां से ये मामला जा रहा है। वो कोर्ट क्या करे? वो अपना कार्रवाई जारी रखे? नहीं, प्रूडेंस के हिसाब से, मतलब उसको अपनी विवेक के हिसाब से पक्षकार को इतना समय दे देना चाहिए जहां इतने समय के अंदर वो स्टे ऑर्डर लेके आ जाए। ये एक समझदारी वाला विकल्प है। अदरवाइज निचले कोर्ट को स्टे लगाने का पावर नहीं इस ग्राउंड पे। स्टे लगाएगी तो सिर्फ हाई कोर्ट। जिला न्यायालय को नहीं देना है, पीपी को देना है जहां से जा रहा है मामला उसको 24 घंटा पहले। अगर एक्यूज है तब, एक्यूज नहीं है तब की बात नहीं है। एक्यूज जब जा रहा है तब की स्थिति में ठीक है। और अगर स्थिति वही हुई कि आपका एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया किस आधार पे कि वह तंग करने वाला था या तुच्छ था, तो 1000 रुपये तक का कॉम्पनसेशन उसको दिलाया जाएगा जो उसका विरोध कर रहा था। एक हम लोग देख ही लिए कि वही विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिस कोर्ट में वो विचारण चलता, अगर वो ट्रांसफर नहीं होता तो। नाइन क्या कह रहा है? जरा अलर्ट हो जाइए, देखिए तो क्या कह रहा है वो। $197 क्या था?
तो उसके लिए क्या हो रहा था? प्रायर परमिशन लेना पड़ता था, प्रायर सैंक्शन किससे लेना पड़ता था? जैसे भी स्थिति रही, सेंट्रल गवर्नमेंट या, और वो क्या करता था स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देने के पहले? वन 197 का 4 पढ़िए। वो कोर्ट तय कर देता था, वो विचारण की प्रक्रिया भी तय कर देता था। तो जब वो कोर्ट तय कर चुका है तब फिर उसका कोई ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज शीट, आप कहां पहुंच गए? सैंक्शन कब दिया जाता है? चार्जशीट तो बहुत बाद में आएगा। आप जिस वक्त कंप्लेंट करेंगे उसी वक्त आपको सैंक्शन लेना है। चार्जशीट तो बहुत बाद में आएगा, क्योंकि वो कार्रवाई शुरू करने की अपेक्षित करते हैं 14 में जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बगैर अगर आप कर देंगे तो वार्ड हो जाएगा। पुलिस केस में किस केस में लिया जाता है सैंक्शन? तो अब बिना सैंक्शन लिए करते हैं। देखिए, पहली बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। कल का या परसों का आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, एक केरल के जज हैं, पता नहीं कौन, उन्होंने क्या किया है कहना से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोसिक्यूट कर दिया है और सबको सजा भी दे दी है। ये गलत है या सही है? कैसे गलत है? अब तो आप लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर अप्लाई करना चाहिए प्रोविजंस वगैरह को। कैसे गलत है? वो ऑथराइज नहीं है। नेचर जस्टिस की कहां से बात हो गई? एकदम कर सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट का प्रोसीडिंग क्यों नहीं करेंगे? यही तो हम पूछ रहे हैं। पहले बात बताइए कि क्या उनको प्रायर सैंक्शन लेना था? तो जजेज है ना सर। अभी 197 जो हम लोग देख रहे हैं वो जजेज और पब्लिक सर्वेंट के लिए है ना। चलिए, कदम साहब की बातें बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोर्ट तय कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब कोई ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त आप प्रायर सैंक्शन करवाते हैं उस वक्त जहां देते हैं सैंक्शन के लिए वो तय कर देता है, कर सकता है। 197 का 4 ये बता रहा है इस चीज को। तो जब वो ऑलरेडी तय कर चुका है तब वहां से ट्रांसफर नहीं होगा। यही बात वो कह रहा है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो बाकी सब बहुत आसान है। हाँ बताइए। हाँ, उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रोविजन में जो बातें हैं उस पर ये बातें प्रभाव नहीं डालेंगी। एक नॉट अफेक्टेड होता है, एक नॉट विथ स्टैंडिंग होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग जहां भी है समझ लीजिए वो राजा है। उसके बाद आप कहीं भी कोई भी प्रोविजन रखिए, वो जो कहेगा उसी की बात माननी है। अगर ये प्रोविजन कहीं भी आ गया वो किंग्स क्लॉज हो जाता है। फिर आपने कुछ भी पहले कह रखा, वो हम कुछ नहीं सुनेंगे, जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो ये जहां भी आ जाए नॉट विथ स्टैंडिंग, किसी बात के होते हुए भी, तो समझ लीजिए कि उसको किंगशिप मिला हुआ है। कोई भी प्रोविजन का हवाला दीजिए, अब नहीं सुनने वाला है।
ठीक है। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब ट्रांसफर करती है तो हम 139A भी देखेंगे। ये किस मामले में है? देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ एक ही तरह का है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, तो सारे मामले को अपने पास मंगा सकता है या किसी एक हाई कोर्ट को दे सकता है। 139A कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है किसी केस में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास डिस्प्यूटेड, तो उसको या तो हम खुद ही सेटल कर लें या किसी एक कोर्ट को दे दें, वो सेटल कर लें। ठीक है। सेशन कोड से रिलेटेड दो प्रोविजन है, 408 और 409। न्याय के हित में सेशन कोर्ट को विश्वास दिलाया गया, तो क्या करेगा? ये वही ट्रांसफर करेगा केसेस को या अपील को। 408 में ट्रांसफर करता है, 409 में वापस मंगा लेता है। इतना ही अंतर है। और जब ये ट्रांसफर करेगा तो ये जितनी प्रक्रिया अभी तक हम लोगों ने देखी है हाई कोर्ट के संदर्भ में, और वो प्रक्रिया क्या क्या थी कि अगर एक्यूज्ड है तो क्या करना होगा उसको? हाँ, एक्यूज्ड के संदर्भ में क्या बातें थी? अगर एक्यूज्ड ट्रांसफर का पिटीशन दे रहा है तो क्या क्या देना होगा उसको? पहले 24 घंटा पहले पीपी को देना होगा, और दूसरा उससे बॉन्ड भरवाएंगे कि जो भी अगर इस तरह की बातें हुई तो तुमको कॉम्पनसेशन देना होगा। कितना? यहाँ यही फर्क है, यहाँ 250 है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये मैटर 1000 था, यहाँ 250 है। बाकी कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएगी? प्रोसीजर के बारे में कुछ बता रहे हैं क्या? कहता है 4, 5, 6, 7, 9। प्रोसीजर के बारे में तो 8 के बारे में था, तो प्रोसीजर के बारे में तो इसने बताया नहीं। तो सेशन कौन ट्रांसफर कर रहा है ना? यहाँ हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसीजर थोड़ी चलता था, इसलिए हमने लिख दिया। अब सेशन कोर्ट में जिस कोर्ट में जो प्रोसीजर चलेगी उसके हिसाब से चलेगी, इसलिए प्रोसीजर नहीं बताया। और रह गई बात कि अगर वही 197 वाली कोई बात है तो वो यहाँ भी लागू होगी। याद रखने के लिए आपके पास एक ही चीज है, कॉम्पनसेशन के अमाउंट को। सेशन कोर्ट में कितना है? 250, और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 1000। ठीक है। 409 में देखिए क्या कर रहा है, वापस मंगा रहे हैं हम। अच्छा, मांगा कब जाता है? एक तो भीख मांगा जाता है, और दूसरा हमने कुछ आपको दिया है तभी तो हम आपसे मांग सकते हैं। हमने कभी दिया ही नहीं है तो मांगेंगे कैसे? तो उन्हीं मामलों को जिसको हमने आपको कभी दिया था अब वापस मांग रहे हैं। और हम कब देते हैं आपको मामला? याद रखिए 194 सेशन कोर्ट क्या करता था? सॉरी, सेशन कोर्ट किसको ट्रांसफर कर देता था मामला? अपन
सेशन कोड को या एडिशनल सेशन कोड को असिस्टेंट सेशन कोड को 194 में ही प्रोविजन थी ना। डायरेक्ट ये लोग नहीं सुनते हैं, ये लोग उन्हीं से जो विशेष आदेश से सेशन कोड इनको देता है, उन्हीं मामलों को हमने तो दे दिया, वापस चाहिए हमको, वापस मांग रहे हैं। तो अब दिक्कत यह है कि वापस कब मांग सकते हैं। देखिए, अगर एडिशनल सेशन कोड से आप मामला वापस मंगा रहे हैं, अलर्ट हो जाइए। और वहां अगर ट्रायल शुरू हो गया या अपील की सुनवाई शुरू हो गई तो आप नहीं मंगा सकते, उससे पहले ही आपको मंगवाना है। नहीं मंगवा सकते हैं इसका मतलब हाथ कट गए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, तब आप ट्रांसफर कर दीजिए, वापस नहीं मांग सकते हैं आप। और ये ट्रायल शुरू कब होता है? यस, यानी कि जिस वक्त चार्ज फ्रेम हो गया उससे पहले आप चाहें तो वापस ले लीजिए। उसने चार्ज फ्रेम कर दिया या अपील की सुनवाई शुरू कर दी, फिर आप नहीं कर सकते हैं। और बाकी असिस्टेंट सेशन जज या सीजेएम से कभी भी एडिशनल से, इसलिए कि वो हमारा समकक्ष है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर में हम उससे बड़े हैं, अदरवाइज वो मेरे ही बराबर है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देते हैं। शुरू कर दियो तो अच्छा कर लो, ज़्यादा गुस्सा आ गया तो ट्रांसफर कर देंगे, मांगेंगे नहीं। तू बोलेगा ना तुम काबिल हो हमसे, हम भी तो सुमरनियन है, तो बोले अच्छा रुको, तो दूसरी जगह भेज देते हैं। इस वजह से दूसरे से सुनते, दूसरी जगह मतलब दूसरे किसी भी कोर्ट को भेज सकता है। कहाँ भेजेगा ये? किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज दे, समकक्ष कोर्ट को भेज दे, या फिर खुद सुन ले। ये काम कर सकता है। या अपने समकक्ष कोर्ट को तो भेजने का पावर नहीं है, वो तो हाई कोर्ट पर भेजेगा, इसलिए वो या तो एडिशनल कोर्ट को से मंगा लिया अगर मामला तो खुद सुनेगा, या फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट के तहत तीनों आता है ना। या कोई मामला ऐसा है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी सुन सकता है, कभी कभी सीजीएम भी सुनते हैं। सीजीएम कैसे सुनते हैं जानते हैं ना? जिस वक्त कोई नहीं है, जिस वक्त सेक्शन 9 का 5 देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है अगर नहीं है एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट भी नहीं है, तो सीजीएम साहब सुन लेंगे। तो वैसे स्थिति में उनको भेज दें, वैसे स्थिति में सीजीएम तो उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेकिन वो भेज सकता है। ठीक है, अब ये सीजीएम साहब और जेएम साहब, ये लोग सिर्फ मामला मंगाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये लोग क्यों मंगाएंगे? क्योंकि उन्होंने एक समय दिया था, और कब दिया था? 192 में। वेरी गुड, 192 में इन्होंने ट्रांसफर किया था, और जब ये ट्रांसफर किया था तो अब ये मंगा सकते हैं और खुद सुन सकते हैं। और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये भी दिया था, ये भी किसी को कभी कुछ दिया था। हाँ दिया था, 192 का 2 देखिए, ये भी दिया था जब सेशन कोर्ट इसको ऑथराइज कर दिया था, सॉरी सीजीएम साहब जब इसको ऑथराइज कर दिए थे। तो ठीक है, तो ये मामले को मंगा लेंगे, सुन लेंगे। ये 410, ये 411 डीएम और एसडीएम। ये अपने अधीनस्थ जो भी हैं, इनका अधीनस्थ कौन है? डीएम का अधीनस्थ कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ कौन है? जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है सब उसके अधीनस्थ हैं।
SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। देखिएगा सेक्शन 15(1) में लिखा हुआ है कि सब DM के अधीनस्थ हैं। इसको पढ़िएगा 15(1) के साथ। लिखा है 15(1) में, जी हाँ, 15 का सब सेक्शन 1। स्टेट, अच्छा यस यस, सॉरी, ये तो DM SDM तो 20 में आएगा ना। हाँ 20 के 3 में। तो ये दोनों जब भी करेंगे अपने सबऑर्डिनेट को मामला ट्रांसफर ही कर सकते हैं, उनसे वापस भी मंगा सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो ये कहता है कि जब भी आप इस तरह के काम करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी कोई भी कोर्ट अगर है तो अपने कारणों को, रीजन को लिखेंगे आप। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सभी कोर्ट अपने रीजन लिखेंगे। ये है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? बताइए। हाँ बताइए, बोलिए, कोई बात नहीं, बताइए। कहाँ सबऑर्डिनेट हो कर रहे थे? देखिए ना, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कर रहे थे, सबऑर्डिनेट तो था नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट को कर रही थी। और इवन इस मामले में तो ये खुद भी मंगवा रही थी अपने पास भी, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। हमको देखना है किस लिए ट्रांसफर कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। पहला ये था कि कोई विधि का बहुत कठिन असाधारण प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो ये तो भाई हाईकोर्ट के सिवा और कौन देखेगा, तो वहां कर रहे थे। कोई इसी तरह की बात है, जस्टिस नहीं मिल पाने की संभावना है। जज साहब रोज कह रहे हैं वाह वाह वाह, क्या बहस कर रहे हैं वकील साहब, वाह 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 वाह। अजली जी, ये तो हम समझ रहे हैं कि फैसला क्या आने वाला है। तो इसलिए बहुत उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। अब जो भी मेरिट है वो तो मेरिट आएगी, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। नहीं तो पता चला कि आप तो बायस हो गए, हो गया, हमको मिल गया न्याय। देखिए मतलब अच्छा, ये कोई ग्राउंड है ट्रांसफर का कि जो जज साहब जहां से आए हैं वहीं से हम वकील बुला के लाए हैं, मतलब समझे आप? हाँ हाँ, वहां के एडवोकेट के ले गए। ये कोई ग्राउंड है? ये ग्राउंड तभी हो सकता है जब कोई स्पेशल रीजन हो, अदरवाइज ये कोई ग्राउंड नहीं है। वकील आप कहीं से हायर कर लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि पटना के वकील को पटना में ही वो लोग हायर करेंगे। हाँ, अगर ये कंडीशन हो गई कि आप लोग में से कोई बन गया या सभी बन गए, या देखिए ये लोग पहले से प्रायर कमिटमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन कर लिया है। अब सेक्शन 23 लगेगी, सेक्शन 23 लगेगी। 23 क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? यही है।
हाँ, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है ना, तो वाइट हो जाएगी ना। लेकिन वाइट करवाने कौन जा रहा है? आप लोग तो खुद ही तैयार हैं। वो बोले हैं कि अब हम नहीं कहेंगे इस तरह की कोई बातें, बाकी तो अंडरस्टूड है, सब कुछ समझ रहा है कि क्यों वो एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है।